हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी। और ये आपका लास्ट चैप्टर है क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस चैप्टर में ये चैप्टर आपको क्लास 12th में भी पढ़ना है। यहाँ पर जो है कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ बेसिक टर्म्स, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है और प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए कौन कौन से टर्म्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, इवेंट क्या होता है या आउटकम क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस टर्म्स हैं। ठीक, और जैसा कि हमने थोड़ा सा क्लास 9th में भी पढ़ के आए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने प्रीवियस क्लास 9th में भी थोड़ा प्रोबेबिलिटी देखा हुआ है, कुछ उसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ना है 11th 12th, फिर आगे चल के अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी इस चैप्टर का अपना एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो अभी हमें इस यहाँ पर सीखनी है वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए, जैसा कि मैंने बताया क्लास 9 में भी आप थोड़ा बहुत देख के आए हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूँ चीज़ों को, स्टार्टिंग से बता देता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। जैसे अगर हम कुछ टर्म्स की बात करें तो वेरी फर्स्ट टर्म इज एक्सपेरिमेंट, कि व्हाट इज एक्सपेरिमेंट, क्योंकि बहुत हर क्वेश्चन जब आप देखोगे तो उसमें ये लिखा रहेगा कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है, किस तरह से हुआ है, क्या क्या आउटकम्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट की, तो व्हाट इज एक्सपेरिमेंट्स इन द टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो एन एक्शन, तो लिखेंगे एन एक्शन और ऑपरेशन, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है। एन एक्शन और ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूसेस सम वेल डिफाइंड रिजल्ट इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। करेक्ट, तो कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा एक्शन या ऑपरेशन बोल सकते हो उसको, है ना, एन एक्शन और ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड रिजल्ट, जिसके कुछ वेल डिफाइंड रिजल्ट हैं, इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब इसी में एक टर्म है दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? An experiment is said to be a random experiment if it satisfies following two conditions. अगर ये दो फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम उस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एंड व्हाट आर द कंडीशंस? द कंडीशंस आर इट हैज़ मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स, है ना, एक से ज़्यादा आउटकम्स हो सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम्स, है ना, आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि नंबर ऑफ आउटकम्स। करेक्ट है, एडवांस में। तो इसका एक एग्जांपल जो है, हम इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मैंने दो एग्जांपल लिखे हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज टॉसिंग अ पेयर ऑफ फेयर कॉइन्स, है ना, फेयर कॉइन्स को टॉस करना, एक पेयर ऑफ फेयर कॉइन्स को टॉस करना। रोलिंग इन अनबायस्ड डाई, व्हाट इज अनबायस्ड डाई? डाई जैसा आप देखते हैं ना, जो हम उसमें 6 सरफेस होती है, क्यूबिकल होता है, और हर सरफेस पे नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 करके, दैट इज डाई। ठीक है, अब अनबायस्ड का मतलब क्या? ऐसा नहीं है कि हर फेस पे सेम नंबर रिपीट हो रहा है, ऐसा 1 लिखा है तो 1 6 जगह पे 1 ही 1 लिखा हुआ है। तो अनबायस्ड का मतलब क्या है कि हर फेस पर अपनी उसकी एक वैल्यू है, एक फेस की वैल्यू 1 है, एक फेस की 2 है, एक फेस की 3 है, एक फेस की 4 है, एक की 5 है, एक की 6 है। दैट इज द मीनिंग ऑफ अनबायस्ड। इसी तरह से कॉइन के केस में भी एक टर्म यूज किया जाता है, इसका नाम है अनबायस्ड। अनबायस्ड कॉइन का मतलब ये है कि कॉइन ऐसा नहीं है कि आपने जब टॉस कर रहे हो तो उसके दोनों तरफ हेड है या दोनों तरफ टेल है ना, ये पॉसिबिलिटी नहीं है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स के अंदर जब भी आप टॉसिंग अ कॉइन की बात कर रहे हो तो यू हैव टू टॉस अ अनबायस्ड कॉइन या फेयर कॉइन। उसका मतलब है कि उसके एक सिरे पर, एक पहलू पर अगर हेड है तो दूसरे पहलू पर टेल है। करेक्ट है क्या? तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, इस पर क्या क्या आउटकम आएंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप ये डेफिनेशन लिखें जिसका नाम है एक्सपेरिमेंट, है ना, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट, और इसके अंदर ही एक चीज़ है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट? सो देयर आर 2 एग्जांपल्स। फर्स्ट इज टॉसिंग अ पेयर ऑफ फेयर कॉइन्स एंड द अनदर वन इज रोलिंग एन अनबायस्ड डाई। इतना नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। next definition is outcomes. What are the outcomes? The possible results of a random experiment are called outcomes. ठीक है, तो possible results of any experiments है ना, random experiment called outcomes. जैसे कि आपने random experiment बोला tossing a coin, मैं यहीं पे explain कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक random इसका एग्जाम्पल कंसीडर कर रहा हूँ, if I take the example of random outcomes, तो if I take a random experiment है ना, my random experiment is tossing a coin. तो अगर मैं एक कॉइन टॉस करता हूं तो या तो वो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है। तो पॉसिबिलिटीज आर हेड और टेल। ठीक है, तो दीज आर द आउटकम्स फॉर द पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो द एग्जाम्पल इज, या आप चाहें तो ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल रिजल्ट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, उसके आउटकम्स कहलाते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है, टॉसिंग अ कॉइन। तो अगर आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर हेड आएगा और टेल आएगा। तो दीज आर द आउटकम्स ऑफ द पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट। करेक्ट। अगला देखें, व्हाट इज इवेंट। अगर हम इवेंट की बात करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम आउटकम्स, कुछ आउटकम या सारे आउटकम्स का कलेक्शन जो है वो क्या कहलाता है, वो इवेंट कहलाता है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल और सम आउटकम्स, या तो सारे के सारे आउटकम ले लो या उसमें से कुछ पर्टिकुलर आउटकम्स का कलेक्शन ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द इवेंट। ठीक है, लिख ले लिख ले, डेफिनेशन लिख ले। ठीक है, थर्ड लिखें, इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ये लिखें। कह रहा है सपोज वी टॉस अ पेयर ऑफ कॉइन्स, है ना, अगर हम एक पेयर ऑफ कॉइन्स को टॉस करते हैं साइमल्टेनियसली, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। ठीक है, देन द इवेंट ई कंटेन्स एच टी एंड टी एच। करेक्ट है, मेरी बात समझे क्या भाई। सपोज वी टॉस अ पेयर ऑफ कॉइन्स, अब उसने बोला आप पेयर ऑफ कॉइन्स टॉस कर रहे हो, तो दो कॉइन है। पेयर ऑफ कॉइन का मतलब क्या है ना, टू कॉइन्स। चलो मैं यहीं पे लिखता हूँ, पेयर ऑफ कॉइन का मतलब क्या है, पेयर ऑफ कॉइन्स का मतलब है ना, आप दो कॉइन टॉस कर रहे हो। सपोज दिस इज योर फर्स्ट कॉइन, ये सेकंड कॉइन है, दो कॉइन टॉस कर रहे हो। तो भाई ये जब गिरेगा तो इसमें भी दो आउटकम्स आ सकते हैं, या तो हेड या टेल। अब वो क्या कह रहा है, तो आपके जो आउटकम्स मिलेंगे पेयर ऑफ कॉइन्स के केस में, आउटकम मिलेंगे या तो दोनों पे हेड आ जाए, या हेड टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए, या टेल टेल आ जाए। इसके अलावा कोई पांचवा आउटकम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, लेट एक इवेंट है गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। अगर इवेंट इस तरह से डिफाइन किया गया है कि गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, मेरी बात समझना, डिफरेंस जो छोटे छोटे टर्म्स में डिफरेंस कह रहा है, गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, अगर केवल एक हेड आए, इसको इवेंट का नाम दिया गया है। तो एक हेड आने वाले में ना या तो एच टी हो सकता है या टी एच हो सकता है, ये नहीं होगा ये नहीं होगा। तो एच टी एंड टी एच ये जो है उस इवेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। किस रिप्रेजेंट को, कि गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। तो दिस इज द एग्जांपल फॉर इवेंट। ठीक है, ये सारी चीजें नोट करें, देन मूव करते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखते हैं भाई। तो ये लिखते ज़रूर है ना आप इसमें थ्योरी जो पार्ट है, और ये इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो इक्वली लाइकली इवेंट क्या है वो समझे। कह रहा द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स इफ द चांसेस ऑफ देयर हैपनिंग आर नाइदर लेस और नॉर ग्रेटर देन अदर। इसको समझिए कैसे, देखो जैसे मान लो एग्जांपल लिखा हुआ है इन टॉसिंग अ कॉइन। भाई अगर आप एक सिक्का उछाल रहे हो, ठीक है, एन टाइम्स उछाल रहे हो, सिक्का जो है आपने एन बार उछाला, तो इसको हम इक्वली लाइकली इवेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे मान लेते हैं अगर हम जैसे हो सकता है पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, टेल आ जाए। ये भी हो सकता है कि लगातार 4 बार हेड आ जाए, अगले लगातार 5 बार 4 बार टेल आ जाए, ठीक है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि यार कि हेड ज़्यादा आएगा या टेल ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो जो पॉसिबिलिटी है टू गेट द हेड ऑन द अपर साइड या फिर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑन द अपर साइड इज इक्वल, ठीक है। दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। करेक्ट है क्या? तो लिख लो भाई। आप जो है ना अगर सिक्के को अनंत बार उछाल रहे हो, समझो इनफाइनाइट टाइम सिक्का उछाल रहे हो, तो इनफाइनाइट टाइम सिक्का उछालने में इनफाइनाइट टाइम ही हेड आएगा, इनफाइनाइट टाइम ही टेल आएगा। करेक्ट है, समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप इसमें ये ऐसे आप ये सोच सकते हैं भाई हमने 10 बार सिक्का उछाला, 10 बार लगातार टेल आ गया तो इक्वली लाइकली का है ना। ये चीज़ ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है इसको। जब हम बात कर रहे हैं तो आप भाई हो सकता है आप 11 टाइम जब सिक्का उछालें तो अगली बार फिर लगातार वो आना शुरू हो जाए। तो इस चीज़ को हम किस में रखते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है, समझे। द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स इफ द चांसेस ऑफ, देखो यहाँ पर भी लिखा ही हुआ है, इफ द chances of their happenings or are neither less or nor greater than other, ना तो उससे कम ना तो उससे ज्यादा, यानी कि एग्जैक्ट बराबर। दैट्स वाई इक्वली लाइकली, इक्वल लाइकली, एक जैसे, ठीक है। एग्जाम्पल बड़े बड़े शब्दों में लिखा ही हुआ है। इन टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? गेटिंग हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। गेटिंग हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स, करेक्ट है, नोट करें। आगे देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? तो अगर आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, कोई आपने इवेंट है ना उसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालना चाह रहे हैं, तो वेयर द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। ये ध्यान रखें कि जो इवेंट हम जिसकी बात कर रहे हैं, आउटकम्स जो है जिस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं उसके आउटकम्स जो है वो इक्वली लाइकली हैं, करेक्ट। तो उस केस में P, ये चीज़ ध्यान रखेंगे अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट E, ये होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E, या पे लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल
आउटकम्स। जो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स है ना, इसी जो आपने क्लास 9th में देखा होगा, एक टर्म आप सभी लोग जानते हैं, दैट इज सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस आप लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। जैसे अगर हम सैंपल थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, जैसे आप बोलेंगे टॉसिंग अ कॉइन, सिंगल कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, हेड और टेल। अगर आप 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। 3 कॉइन टॉस कर रहे हो तो हेड हेड हेड, इस तरह से पॉसिबिलिटी बनेगी। फिर हेड हेड टेल बनेगा, हेड टेल हेड बनेगा, ठीक है ना। फिर आगे फर्दर टेल हेड टेल बनेगा। इस तरह से पॉसिबिलिटीज जो है बनती चली जाएंगी। अच्छा, तो अब उसमें से आप इवेंट डिफाइन कर सकते हो। इवेंट आपने देखा, कैसे डिफाइन करोगे। जैसे मैं बोल दूं कि एग्जैक्टली 2 टेल वाला इवेंट देखना है मेरे को, तो एग्जैक्टली 2 टेल वाले जितने भी आपके फेवर में आउटकम आ रहा है वो काउंट कर लो, वो ऊपर रख दो, और टोटल जो नंबर आ रहे हैं वो नीचे रख दो, तो आपको उस पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो टोटल आप सैंपल स्पेस जो है वो दिमाग में रखें, जो कि मुझे लग रहा है आप सभी लोग जानते होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं कंसीडर करूँ, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा टॉसिंग अ कॉइन, है ना, एग्जाम्पल लिया टॉसिंग अ कॉइन। अगर हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एग्जाम्पल जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2। वाई 1/2, क्योंकि आपके जो फेवर में आउटकम है वो कितना है, 1 है। गेटिंग हेड का मतलब, जैसे आपने सैंपल स्पेस लिखा, तो जो सैंपल स्पेस आएगा वो क्या आएगा, हेड या टेल। भाई सिक्का उछालो, 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो हेड या टेल। तो आपके पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ऊपर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवर में कितने आउटकम है, एक ही आउटकम है ना, ये वाला। फेवर में कितना आउटकम है, केवल ये वाला है, हेड, तो ऊपर की तरफ हेड एक आ जाएगा। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम का मतलब ये होता है ना, टोटल जो सैंपल स्पेस का साइज जो है वो क्या है, एट एच और टी, 2 है ना, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो टोटल आउटकम्स में 2 आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स में 1 आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल आप साथ में कोट कर लें, एक आसान सा आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये लिखें, दिस इज अ डेफिनेशन फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। लिखें, अब नेक्स्ट है अ डाई इज थ्रोन वंस। ठीक है, एक डाई को एक बारी रोल किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4। ठीक है, तो जब डाई थ्रोन कर रहे हो, ठीक है भाई, डाई तो क्यूबिकल है कुछ इस तरह से,
ठीक है। तो ये डाई है। अब इस पे हर तरफ नंबरिंग लिखी हुई है, ऐसे यहाँ पर 1 है 2 है, ठीक है ना, फेसिस पे लिखा हुआ है, ठीक है। पीछे वाले की तरफ लिखा होगा, फॉर एग्जांपल इस पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 4 है। तो इस तरह से 5 और 6 सामने की तरफ लिखा होगा, 5 पीछे की तरफ लिखा होगा, 6। तो है ना, ये डाई अगर आप रोल कर रहे हो और इसको जब रोल कर रहे हो तो रोल किया हमने और हमें कह रहा है, पहले तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं इसका, है ना। सैंपल स्पेस क्या मिलेगा हमें, सैंपल स्पेस क्या मिलेगा वो देखो। सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। चलो मैं इस पर नंबरिंग ही लिख देता हूँ। मैं इस पर नंबरिंग लिखता हूँ 1 2 3 4, है ना। 5 और 6 भी लिख ही देते हैं। 5 कहाँ लिखे हैं, फ्रंट की तरफ, और 6 पीछे की तरफ। तो आप समझ जाना ना, 5 और 6 ऐसे लिखा होगा यहाँ पे विजुअल। भाई 3D नहीं है तो ये प्लेन बनाया है, तो आप 5 सामने लिखा है, 6 पीछे की तरफ लिखा है। तो इसमें क्या क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये सब मिलेंगे हमें, करेक्ट है क्या, ये मिलेंगे सैंपल स्पेस में। अब वो पहला पार्ट जो आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट वो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो इस इवेंट के लिए गेटिंग ग्रेटर नंबर, है ना, नंबर ग्रेटर देन 4 के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, ये तो टोटल अपने आउटकम्स आ गए, है ना। टोटल आउटकम्स आ गए जब आपने डाई रोल करी। और इस पर्टिकुलर के लिए क्या आएंगे, ग्रेटर देन 4 के लिए, ग्रेटर देन 4 के लिए आएंगे या तो 5 आएगा या 6 आएंगे। तो यही तो हुए फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स में ये सब आ जाएगा। और टोटल आउटकम्स तो यही है ना, इसको टोटल आउटकम बोलोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, फेवर में आउटकम कितने, 2, टोटल आउटकम कितने, 6। तो कितना आ जाएगा, 1/3। प्रोबेबिलिटी इज 1/3। सेकंड वाले पार्ट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालें तो देखेंगे, सेकंड वाले पार्ट की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या आएगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। 4 या 4 से छोटे होने की प्रोबेबिलिटी। तो 4 या 4 से छोटे होने की प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस क्या जनरेट होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 आएगा और 1 आएगा, ठीक है। तो ये जो है ये फेवरेबल आउटकम को रिप्रेजेंट करेंगे। फेवरेबल आउटकम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट की कितनी हो जाएगी, 4। और टोटल आउटकम कितने, 6। टोटल आउटकम कितने हैं, 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2/3। तो ये दोनों पार्ट के आंसर आ जाएंगे, नोट करें। लेस देन और इक्वल टू 4 बोला, इसलिए हम 4 भी कंसीडर करेंगे ना, ध्यान। अगला है कुछ स्पेशल इवेंट्स की बात करते हैं। जैसे कि एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट और नल इवेंट। तो क्या होता है ये इवेंट, कह रहा है एन इवेंट इज सेड टू बी इम्पॉसिबल इवेंट व्हेन नन ऑफ द आउटकम्स इज फेवरेबल टू द इवेंट, है ना। कि फेवर में कोई भी आउटकम ना आ रहा हो आपके, यानी कि फेवर में अगर कोई भी आउटकम नहीं आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। क्यों, क्योंकि जब फेवर में कोई भी आउटकम नहीं आएगा तो प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट 0 हो जाएगी। ये नोट करें, फिर एग्जांपल देखते हैं, इस पर क्वेश्चन देखते हैं। लिखें, तो लिखें सम, पहला हेडिंग पहला यही है ना। एक और होता है
श्योर इवेंट, तो पहला ये डाल लें इम्पॉसिबल इवेंट, इसको हम नल इवेंट भी बोलते हैं। तो वर्ड इज इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट इज द इवेंट, ठीक है, व्हेन नन ऑफ द आउटकम्स इज फेवरेबल टू द इवेंट, जब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जीरो, ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे वो जीरो होंगे, ये जीरो होंगे, करेक्ट। ये अगला है व्हाट डज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो और डाई, ठीक है ना। एक डाई आप रोल कर रहे हो, जैसे ये उसी पे बेस्ड एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल बेस्ड ऑन, आप उसके नीचे ही जस्ट कोट कर लें, ये एग्जांपल जो है वो किस पे ही है, नल इवेंट पे ही है, नल इवेंट का ही एग्जांपल है ये, चाहे तो क्वेश्चन समझ लें चाहे उसके नीचे एग्जांपल कर कोट कर लें। भाई आपने एक डाई रोल करी, समझे मेरी बात, कोई डाई आपने रोल करी इस तरह से, अब इस पे जो है ना 8 जो नंबर जिसकी बात कर रहा है ये कहीं होता ही नहीं है, 8 कहीं होता है, आपने पासा फेंका उस पर 8 तो कहीं होता ही नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है वो जीरो हो जाएंगे, और टोटल आउटकम्स पता है अपने को, टोटल आउटकम्स की अगर हम बात करें तो 6 ही होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो 0/6 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, करेक्ट है क्या। तो इसलिए दिस इज द एग्जांपल ऑफ नल इवेंट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नल इवेंट। अगला देखते हैं श्योर और सर्टेन इवेंट। अगर हम बात करें इस इवेंट की तो नेक्स्ट इज श्योर इवेंट, है ना, या फिर इसी को हम बोलते हैं सर्टेन इवेंट। देखो उसके नाम से ही कंफर्म है कि श्योर इवेंट सर्टेन इवेंट का मतलब है कि वो इवेंट होगा ही होगा, है ना। An event is said to be sure or certain event when all possible outcomes are favorable to the event. The possibility of a sure event is 1. ठीक है, यहाँ ये पॉइंट नोट कर लेंगे। The probability of a sure event is 1. ठीक है, probability of a sure event is 1. करेक्ट है। तो पहले ये डेफिनेशन लिखें, फिर इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं।
देखो भैया इस पर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इन अ सिंगल थ्रू ऑफ डाई। तो भाई इस बार जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि आपने फिर से एक डाई रोल करी, ठीक है, एक डाई रोल करी आपने, अब इस बार जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्यों, ये इसका सैंपल स्पेस अगर बनाओगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे, 6 ही आएंगे, क्योंकि वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7, लेस देन 7 से क्या है 1 2 3 4 5 6, तो क्या जाएंगे इसमें, सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6, और यही टोटल इसके, तो ये चीज़ जो है वो बराबर हो जाएगी ना, फेवरेबल और टोटल, फेवरेबल बराबर टोटल, यहाँ पर फेवरेबल जो है वो टोटल के बराबर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पीई कैसे लिखोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पीई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6, नंबर ऑफ टोटल आउटकम 6, यानी कि 1। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट जो है वो 1 होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट जो है वो 1 होती है, ठीक है, नोट करें। ठीक है, अगला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी इवेंट ई। इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी इवेंट ई एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई इवेंट ई है जो कि एसोसिएट है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ, देयर इज एन इवेंट नॉट ई। भाई अगर कोई इवेंट हो रहा है तो इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी है ना, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, which occurs only when E does not occur. The event representing not E is called the complement of event E. अब लिखते कैसे हैं इसको मैथमेटिकली, जैसे for PE is probability of any event, है ना, probability of happening any event, probability of any event PE, और जो कॉम्प्लीमेंट होता है PE बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली, दिया होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट का मतलब क्या है, ये चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी है या ना होने की ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी इवेंट इज हमेशा 1 होता है। कैसे निकालते हैं, देखो, probability of event is equals to 1 minus probability of complement of that event, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ, या तो आप ऐसे याद करें,
ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट यानी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये सब टर्म जो है आप नोट कर लें, ये थ्योरी लिख लें। ठीक है, तो ये था प्रोबेबिलिटी और उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1, है ना। प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी इवेंट की जो होती है, ये रिजल्ट ध्यान रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन लाई बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, वो एक स्पेशल टाइप का इवेंट है, और एग्जैक्ट 0 किस स्पेस में होता है आप पढ़ चुके हो। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट 0 कब होगी, जब वो नल इवेंट होगा। एग्जैक्ट 1 कब होगी, जब वो श्योर इवेंट होगा। बट इन जनरल अगर हम बात करें, जो कि एक इवेंट ऐसा है जो कि ना तो पर्टिकुलर डिफाइन नहीं किया गया कि वो श्योर या नल इवेंट है, तब प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो आप ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। कभी भी प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो गलत आ रहा है ना, तो ये पॉइंट नोट डाल के लिख लें। ठीक है, लिखें। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कह रहा है 2 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, है ना। 2 अनबायस्ड कॉइन जो है वो एक साथ उछाले गए। तो अगर आप 2 कॉइन उछालोगे तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, इन सारे पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए अपने को जब सैम्पल स्पेस लिखना पड़ेगा। 2 अनबायस्ड कॉइन जब उछाले तो सैम्पल स्पेस में क्या आएगा वो लिखो। दो सिक्के उछाल रहे हो ना, तो 2 सिक्के उछाल रहे हो तो क्या आ सकता है, हेड हेड आ जाएगा, हेड टेल आ जाएगा, टेल हेड आ जाएगा, या फिर टेल टेल आ जाएगा। इसके अलावा सैंपल स्पेस में कुछ नहीं आएगा। हाँ, तो गेटिंग 1 हेड, तो पहला पार्ट मैं कर रहा हूँ, कह रहा है गेटिंग 1 हेड। तो गेटिंग 1 हेड, मैं कुछ चीज़ें डायरेक्ट लिखूंगा, फॉर्मूले याद करेंगे। तो गेटिंग 1 हेड के इस इवेंट को, अगर मैं इसको इवेंट ई बोले, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अच्छा, इस केस में जो ना गेटिंग 1 हेड के केस में फेवर में क्या आएगा, या तो HT आ सकता है या TH आ सकता है। ठीक है, बाकी तो नहीं आएंगे दोनों, क्योंकि एक हेड की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें दोनों हेड है, इसमें दोनों टेल है। तो ये
इसके फेवर में नहीं आएंगे, तो इसके फेवर में ये 2 आउटकम्स आ रहे हैं और टोटल आउटकम कितने हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज 1/2, करेक्ट है। 1 टेल, तो गेटिंग 1 टेल की प्रोबेबिलिटी लिखें, तो सेकंड पार्ट जो है वो लिखें, गेटिंग 1 टेल की प्रोबेबिलिटी लिखें, गेटिंग 1 टेल। इसके फेवर में कौन से आउटकम आएंगे, इसके फेवर में या तो टेल हेड आएगा या हेड टेल आएगा, ठीक है ना। तो इस केस में भी प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की अगर डिफाइन करें तो ये आ जाएगा 2 और टोटल 4 यानी कि 1/2। थर्ड देखो क्या है, थर्ड इसने क्या किया है, थर्ड इसने क्या बोला है 2 हेड्स, तो 2 हेड वाला एक ही होता है ना, गेटिंग 2 हेड्स। तो वो कह रहा है गेटिंग 2 हेड्स, तो 2 हेड्स के इसके केस में क्या आएगा फेवर में, केवल HH आएगा। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। फोर्थ क्या है, ठीक है 2 हेड्स आ गया, एटलीस्ट 1 हेड है ना। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है, ये टर्म जरूर ध्यान रखना भाई, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है कम से कम एक, ठीक है, इसका मतलब है कम से कम एक। ठीक है ना, तो कम से कम एक का क्या मतलब है, ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट 1 हेड में जब आप देखो क्या आएगा, हेड टेल आ जाएगा, टेल हेड आ जाएगा या हेड हेड आ जाएगा, तो 3 आ जाएंगे ना। तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। चौथा देखो क्या कह रहा है, एटमोस्ट 1 हेड, चौथा, तो एटमोस्ट 1 हेड का मतलब होता है, एटमोस्ट 1 हेड का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड का मतलब क्या है कि कम से कम एक भी ना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हेड का मतलब है कि कम से कम एक भी हेड ना हो तब भी चलेगा। तो कम से कम एक भी ना हो तो टेल टेल हो सकता है, हेड टेल हो सकता है या टेल हेड हो सकता है, ठीक है। इसके ये आउटकम देखो, इसका भी क्या आएगा 3/4 आएगा, ठीक है। अब देखें नो हेड, लास्ट जो है वो क्या है नो हेड, अगर हम बात करेंगे नो हेड वाले, तो नो हेड वाले क्या हो सकते हैं, हेड ना हो, जिसमें हेड ना हो तो एक ही होगा टेल टेल, टेल टेल है ना। तो इस इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो कितना हो जाएगा 1/4। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। तो लिखें नोट करें।
ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि सैम्पल स्पेस लिखना आना चाहिए ना, कि कोई भी इवेंट अगर डिफाइन किया गया है तो उसके फेवर में जितने आउटकम्स आ रहे हैं इसको आप लिखोगे करेक्ट और टोटल आउटकम्स से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी उस पर्टिकुलर इवेंट की आ जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो पहले तो इम्पॉर्टेंट ये 3 कॉइन अगर टॉस किए गए हैं तो 3 कॉइन के केस में ये क्या आएगा, सबसे पहले आप लिखें। ठीक है, तो देखो यार इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आप ऐसे लिख लें, जैसे आप 2 का लिख लें, हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा, ये चारों आएंगे। करेक्ट है ना। अब मैं इसी को वापस रिपीट कर रहा हूँ, हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा। तो यहाँ पर मैं हेड हेड 4 में हेड लगा देता हूँ और इसमें टेल लगा देता हूँ। तो दीज आर द आउटकम्स। अगर आप 3 सिक्के एक साथ उछाल रहे हो, 3 सिक्के उछाल रहे हो, तो जो आउटकम्स आएंगे वो ये आउटकम आएंगे, या तो तीनों पे हेड आ जाए, हेड टेल हेड आ जाए, टेल हेड हेड आ जाए, टेल टेल हेड आ जाए, या हेड हेड टेल आ जाए। करेक्ट है क्या, या हेड टेल हेड आ जाए, या टेल हेड टेल आ जाए, या टेल 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 आ जाए। आप चाहें तो इस तरीके से लिख लें या आप किसी और तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो है आपके टोटल आउटकम्स हैं, दीज आर द टोटल आउटकम्स when you are tossing 3 coins, है ना। these are the total outcomes। ये जो है वो आपके टोटल आउटकम्स हैं कब, when tossing 3 coins, when tossing 3 coins। ठीक है, तो जब हम 3 सिक्के उछालते हैं तो हमारे फेवर में जो आउटकम आएंगे, दोज आउटकम्स आर हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल, या हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, या फिर तीनों पे टेल। अब वो जो पूछ रहा है वो आप निकालते चले जाओ। तो वो आपसे पहला पार्ट क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट वो पूछ रहा है गेटिंग 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ getting 1 head, है ना। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड PE ये बराबर है किसके, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड का मतलब क्या है, एक हेड वाले में कौन कौन से फेवर में आ जाएंगे पहले तो देख लो। टेल टेल हेड आ जाएगा, जो मैं टिक कर दे रहा हूँ, है ना, टेल टेल हेड आ जाएगा, तो मैंने लिखा है ना। पहले तो आप सैम्पल स्पेस लिख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बाद में लिखेंगे। तो इस केस में आपका जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, टेल टेल हेड, और कहीं आ रहा है हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, और कहीं आ रहा है टेल हेड टेल। बस 3 बनेगा ना, ये देखो, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, टेल हेड टेल, हेड टेल। तो आप ये खुद सोचो कि अगर आप ये सैम्पल स्पेस नहीं लिख पा रहे हो तो आगे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा ना। तो ये PE ये कितना हो जाएगा 3, फेवर में आउटकम कितने हैं 1 2 3, और टोटल आउटकम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 3/8 इज द एग्जैक्ट, इसका आंसर जो है पहले पार्ट का जो आंसर है दिस इज 3/8। अब मैं बात करूंगा सेकंड पार्ट विच इज 2 हेड्स, है ना। हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की जो है 2 हेड्स। ध्यान से देखें, अगर हम 2 हेड की बात करेंगे तो 2 हेड वाले केस में क्या आ जाएगा, जो उस टाइम जो केस बनेंगे आपके 2 हेड वाले केस में वो बनेंगे हेड हेड टेल, है ना। इसका जो बनेगा हेड हेड टेल, हेड हेड टेल कॉमा, ठीक है, ये हो गया टेल हेड हेड, हेड हेड टेल और टेल हेड हेड। टेल हेड हेड, और देखें ये 2 हो गए और ये हो जाएगा हेड हेड टेल,
और देखें टेल के बाद बस ये 3 ही आ रहा है ना शायद, हाँ और कुछ नहीं आ रहा है, 2 हेड वाले में भी यही आ रहा है। तो ठीक है, करेक्ट है। 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 3/8 ही आएगी। तो इसमें भी 3 आ रहे हैं, तो इस इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वो भी आ जाएगा 3 ये फेवर में, और टोटल तो चेंज नहीं हो रहे, टोटल 8। अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट इज ऑल हेड्स, है ना। तो ऑल हेड वाला तो भाई एक ही होता है, ऑल हेड वाला सिंगल होता है, इसमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ। तो अगर वो बात कर रहा है ऑल हेड्स की, ऑल हेड्स वाले केस की बात कर रहा है, तो इसका तो एक ही आउटकम आएगा, हेड हेड हेड, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट इज, फेवर में एक आउटकम, टोटल 8 आउटकम्स। अगर हम बात करें फोर्थ पर्टिकुलर केस की, तो देखिए फोर्थ केस क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 हेड्स। तो अगर हम बात करें एटलीस्ट 2 हेड्स की, एटलीस्ट 2 हेड्स, तो एटलीस्ट 2 हेड्स में कौन कौन से केस बनेंगे वो देखें। एटलीस्ट 2 हेड्स में जो केस बनेंगे वो कम से कम 2 का मतलब होता है कि मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं। तो इसके जो केस हैं वो आप लिखें, ठीक है, इसके जो केस हैं वो लिखें, मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं, कम से कम 2। कम से कम 2 वाला में एक तो ये आ जाएगा पहला, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, और टेल हेड हेड, हेड हेड टेल और टेल हेड हेड। तो हेड हेड टेल और टेल हेड हेड, एक तो ये लिखा, और क्या होगा, और देखें ये हो जाएगा, ठीक है, हेड टेल हेड और हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड और हेड हेड हेड, ये जो हो जाएगा। एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या है, इस वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आप डिफाइन करोगे तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 फेवर में आ रहा है, टोटल 8 आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। और लास्ट पार्ट अगर वो कुछ पूछ रहा है तो वो भी देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट अगर कुछ पूछ रहा है देख लेते हैं। नहीं, एटलीस्ट 2 हेड यही है, ठीक है। तो ये चारों पार्ट आपके हो गए, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं भाई, क्या कह रहा है अब वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डाइज, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, है ना, 2 डाइज हैं डिफरेंट कलर की, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे फेंकी गई। राइट डाउन द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ना यार यहाँ पे। What is the probability that the sum of the 2 numbers appearing on the top of the dice is, कुछ ही मान लो यार, 2 नंबर्स जो है उनका सम मैं लेके चल रहा हूँ कि वो 7 की बात कर रहा होगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन जो भी है कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन में एक डेटा मिसिंग है, डाइस इज 7 लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ 7। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट इस तरह से करेंगे। तो क्वेश्चन इज, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2 डाइस, 1 ब्लू 1 ग्रे, 2 डिफरेंट कलर की 2 डाइस हैं, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, एक सेम टाइम पे दोनों डाइस रोल कर दी गई। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा, अब तो बहुत सारे आउटकम बनेंगे ना, सब क्या क्या आउटकम बनेंगे, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो क्या होंगे वो देखो पहले। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना, तो वो बहुत सारे आउटकम्स आएंगे और क्या क्या आएंगे वो लिख लेते हैं। सबसे 1 से स्टार्ट करते हैं, दोनों पे 1 आ जाए, है ना, 1 2 1 3, 1 वाले सारे लिख लेते हैं, 1 4 1 5 और 1 6। 1 से तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, फिर 2 से लिख लेते हैं, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7, ओ सॉरी 2 6 तो आएगा। अब 3 से लिख लेते हैं, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। ये तो हो गए 1 2 3, समझ पड़ गए। 4 से लिखते हैं, 4 1 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर 5 से लिखते हैं, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है, अब 6 से लिखो तो आ जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और नेक्स्ट आएगा 6 6। ठीक है, तो इतनी तो पॉसिबिलिटी बनेगी तुम्हारी। ठीक है, तो 6 36 आउटकम्स आएंगे टोटल। तो दीज आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये सारे पॉसिबल। उससे पूछ रहा है आपसे, लिखना तो पड़ेगा ही अपने का ना, क्योंकि वो एग्जाम में पूछता है कि राइट डाउन, देखो क्लियरली लिखा हुआ है, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो यही है, इससे ज़्यादा यही आउटकम पॉसिबल है। अब वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ऑफ द 2 नंबर्स, probability that the sum of 2 numbers appearing on the top of the dice is 7। तो अब मैं लिख रहा हूं probability that the sum of 2 numbers, अब मैं लिख रहा हूं probability that sum of 2 numbers है ना, getting on the top of the die is 7। ठीक है, तो इसके फेवर में कौन कौन से आउटकम आएंगे वो देखो। 7 कहाँ मिलेगा अपने को, 7 एक तो भाई 1 और 6 से मिल सकता है ना, 2 5 से मिल सकता है। तो 1 6 2 5 ये सारी हैं, तो मैं इनको यहाँ पे ही हाईलाइट कर देता हूँ। देखो ढूंढ लेते हैं पहले यहीं पे ना कहाँ मिलेगा। तो एक तो इससे मिलेगा 1 6 से, एक बार 2 5 से मिलेगा, एक बार 3 4 से मिलेगा,
एक बार 4-3 से भी मिलेगा, 5-2 से मिलेगा, 5-2 से 6-1 से मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। तो लिख लो 1-6, तो मैं लिख रहा हूँ 1-6 से मिलेगा, है ना, 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2, 6-1, है ना, ये है आपके फेवर में। तो फेवर में कितने हैं? 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट PE इज इक्वल टू 6, और टोटल में कितने आ रहे थे? 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 1/6। ये आपका आंसर है, ठीक है, नोट करें। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, है ना, एक ये कार्ड बेस्ड क्वेश्चन है। तो प्लेइंग कार्ड का थोड़ा सा आइडिया होना ही चाहिए अपने को। बता देता हूँ मैं आपको कैसा क्या होता है। कार्ड इज ड्रॉन इज एट रैंडम एज वेल शफल्ड deck of 52 cards, find the probability that the card drawn is red card, non ace, king और jack, neither king nor a queen। ठीक है, तो इसमें कार्ड का जो 52 कार्ड होते हैं उनका कंस्ट्रक्ट कुछ इस तरह से होते हैं। वो लिख लो एक बार। प्लेइंग कार्ड की बात कर रहा हूँ। इसमें दो होते हैं ना, दो कलर के कार्ड होते हैं, एक रेड और एक ब्लैक। एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। ठीक है, रेड के भी 26 होता है और ब्लैक के भी 26 होता है। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं फर्दर, इसमें भी दो चीज़ें होती हैं। एक होता है इसमें डायमंड, एक होता है हार्ट रेड में। तो रेड में होता है डायमंड, इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, हार्ट, ठीक, ये तो पता ही है अपने को, कुछ इस तरह से होता है ये। ठीक, और एक होता है स्पेड, एक होता है क्लब। स्पेड कैसा होता है? ये स्पेड बन गया एक्चुअली, मत बनाओ यार। ठीक है, तो चार जो होते हैं वो क्या होते हैं? डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब। तो ये कितने कितने हुए? 13 हुए ना सारे सारे। तो आप देख लो, इसके 13 हो गए, ये 13 है ना, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। ठीक है, तो ये 13 इस तरह से होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। अब इसमें हर चीज़ का कैसा क्या सिस्टम होता है। जैसे इसमें भी होते हैं, एस होता है, ठीक है, फिर किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, फिर 2 3 4 कहाँ तक होता है ना, 9 10, 10 के बाद जैक आता है। देखो मैं बदल रहा हूँ, एस मतलब ए, उसको एस बोलते हैं, एक कार्ड होता है। फिर सेकंड नंबरिंग, उस पर सेकंड नंबर पड़ा होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, फिर जैक, किंग, क्वीन। ये इस तरह से सब में होते हैं, करेक्ट। अब वो तुमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले तो ये चार्ट बना लो, मैं ये मिटाता हूँ, फिर क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ।
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ो। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड ड्रॉन इज, पहला जो पार्ट है फर्स्ट इज अ रेड कार्ड, कार्ड जो है वो रेड होना चाहिए। तो अगर कार्ड के रेड होने की प्रोबेबिलिटी है तो कार्ड के इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट क्या होगा, कार्ड रेड, भाई 26 कार्ड रेड, आपके फेवर में जो आउटकम्स वो कितने हैं 26। भाई कार्ड रेड कितने हो सकते हैं 26, या तो वो डायमंड से आएगा या फिर वो हार्ट से आएगा। तो 13 13 कितने होगा 26। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 26 और टोटल आउटकम्स कितने 52। तो ये हो जाएंगे 52, समझ रहे हो ना, क्योंकि कार्ड जो होते हैं नंबर कितने होते हैं 52 होते हैं। तो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। सेकेंड, तो कह रहा है अ नॉन एस, जब वो नॉन एस की बात कर रहा है ना तो आप एस वाले निकाल लो, है ना। अच्छा नॉन एस वाले होंगे कितने आप सोचो, भाई एस कितने होंगे, 4 होंगे। 4 एस डायमंड में होंगे, 4 एस हार्ट में होंगे, 4 एस स्पेड में और 4 एस जो है वो क्लब में होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एस कितने हैं 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस इज 4/52, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस इज 4/52। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन एस इज 48/42। इज इट करेक्ट। नॉन एस के केस में डायरेक्ट भी लिख सकते हो, भाई आप डायरेक्ट लिख लो 48 कार्ड हैं फेवर में आएंगे और 52 ये आ जाएगा। तो आप चाहे तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और ये 4 से घट जाएगा शायद, ऐसा 12/13। और यू कैन सॉल्व दिस बाय, वैसे 4/52 क्या होता है, 4/52 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, है ना। तो 1/13 और 1 - 1/13 इज 12/13। आइदर यू कैन डू दिस बाय दिस मेथड, या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। और इसी चीज का सेकंड वाले का ही अल्टरनेट मेथड क्या है, सेकंड वाले का अल्टरनेट भी है। सेकंड वाले का अल्टरनेट कैसे, भाई आप या तो आप डायरेक्टली काउंट कर लो नॉन एस वाले, या फिर आप निकाल लो गेटिंग एस वाले केस निकाल लो। आप केस निकाल लीजिए गेटिंग एस वाले। गेटिंग एस वाले केस कितने होंगे 4/52। 4/52 का मतलब 1/13। सो नॉट गेटिंग एस का मतलब कैसे, जो कॉम्प्लीमेंट वाला बताया था उससे, नॉट गेटिंग एस इज इक्वल टू 1 - 1/13। 1 - 1/13 इज 12/13। सो दिस इज द राइट आंसर, करेक्ट। थर्ड वाला देखते हैं, कह रहा है अ किंग और अ जैक। तो थर्ड पार्ट कह रहा है अ किंग और अ जैक, अ किंग और अ जैक। अब देखो किंग और अ जैक, पहले तो किंग और का मतलब होता है प्लस। तो किंग आने का क्या मतलब है, जैसे कि नंबर ऑफ किंग्स भी 4 होंगे। एक किंग आएगा डायमंड में, एक किंग आएगा हार्ट में, एक आएगा स्पेड में और एक किंग आएगा क्लब में, ठीक है। तो 4 किंग आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इज 4/52। और का मतलब प्लस, ये ध्यान रखना, प्लस। जैक भी 4 आएंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/52। तो दिस इज 1/13 + 1/13, यानी कि 2/13 इज द राइट आंसर। और का मतलब, ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं, व्हाट इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है वो देखो, नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन। तो नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन, लास्ट है neither a king nor a queen। तो इसके लिए क्या करो भाई, किंग आने का प्रोबेबिलिटी निकाल लो। किंग आने की प्रोबेबिलिटी है 1/13। तो नॉट किंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/13, करेक्ट है ना। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये 2/13 हो जाएगा। और नॉर अ क्वीन, तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी भी 4/13, 4/52, दैट इज 1/13। और 1 - 1/13 इज 12/13। 1 - 1/13, हाँ करेक्ट, ये 12/13 होगा यार। कितना होगा 12/13, ठीक है। ये हो जाएगा 12/13 और इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी 12/13, करेक्ट है ना। तो ये देखो कितना आएगा, ठीक है। अच्छा इसे वो निकाल लो एक बार, देखो पहले आप इसमें ये निकाल लीजिए। कह रहा है कि ना तो किंग आना चाहिए ना ही क्वीन आना चाहिए। तो ना किंग ना क्वीन के लिए आप ऐसे निकालो कि किंग भी नहीं आएगा और क्वीन भी नहीं आएगा।
तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? किंग आने की प्रोबेबिलिटी है आपकी 4/52, दैट इज 1/13, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 1/13, तो कितना हो जाएगा? 2/13, और 2/13 तो 1 माइनस 2/13, 13 माइनस 2, 11/13। इस तरह से आप घटा के इसकी प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट है क्या? तो ये क्वेश्चन जो है नोट कर लें आप। भाई है ना, इसमें दोनों की साथ साथ निकाल लो, आइदर किंग और क्वीन निकाल लो, और आइदर किंग और क्वीन को माइनस कर दो 1 में से, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो नाइदर वाले जो केस हैं वो हम किस तरीके से निकालते हैं? वो हम निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट के मेथड से, ठीक है। तो ये आपने नोट किया। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। 2 पर्सन है, कोई सविता एंड हविंदा आर द फ्रेंड्स, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी दैट फाउंड विल हैव डिफरेंट बर्थडेज, और सेकेंड है द सेम बर्थडे, ठीक है। तो भाई देखो क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोथ विल हैव द डिफरेंट बर्थडेज, उनका बर्थडे अलग अलग दिन पे हो या तो फिर सेम दिन पे हो। इसमें इग्नोर करना है अपने को लीप ईयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप इसको ट्राई करेंगे अपने आप से। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल ऑफ whom 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज। द क्लास टीचर हैज़ टू सेलेक्ट 1 स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, है ना, एक सेलेक्ट करना है क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए। शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन द सेपरेट कार्ड, द कार्ड बीइंग आइडेंटिकल, देन शी पुट्स द कार्ड इन अ बैग and duster them thoroughly. She then draws 1 card from the bag. What is the probability that the name written on the card of the name is either a girl or a boy? ठीक है, तो देखें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 40 हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं? 40 हैं। इसमें 2 क्लासिफिकेशन है। जो 40 है कुछ इस तरह से है, जो 40 है वो 2 तरीके से है। एक है 25, ठीक है, ये दे रखा है, और एक है 15, ये दे रखा है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि अपने को ना एक सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव एक सेलेक्ट करना है। तो ईच, अब वो कह रहा है कि सी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन द सेपरेट कार्ड। हर स्टूडेंट का ना, मतलब टोटल जो है कार्ड कितने होंगे, नंबर ऑफ कार्ड जो होंगे वो 40 होंगे, है ना। 40 कार्ड पे 40 नाम लिखे हुए हैं, करेक्ट, ठीक। तो ये बात आप समझ गए यहाँ तक। देखो इसमें ना थ्योरी ध्यान से पढ़ें थोड़ा सा। ये ईच स्टूडेंट बोला है उसने, क्या बोला है? ईच स्टूडेंट। तो हर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है सबका ही नाम लिखा हुआ है ऑन अ सेपरेट कार्ड, द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल, सारे कार्ड जो है वो आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं। देन शी पुट्स द कार्ड्स इन अ बैग, और वो सारे कार्ड्स एक जगह डाल दिए गए, करेक्ट है क्या? स्टेट देम थोरोली, और मतलब उसको ठीक से आप सफल कर लें, उसको ऐसा बोल सकते हैं। देन शी ड्रॉज अ 1 कार्ड फ्रॉम द बैग, और
एक कार्ड प्लग किया गया, एक कार्ड निकाला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड ऑफ द नेम इज, भाई या तो वो नाम इस ग्रुप से आएगा या फिर इस ग्रुप से आएगा, ठीक है। तो पहला मैं निकाल रहा हूं, पहला क्या पूछ रहे हैं, हाँ गर्ल का आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो फर्स्ट वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड हैविंग, है ना, ठीक है, ऐसा लिख लो। तो इस केस में आपके फेवर में आउटकम कितने हैं, आपके फेवर में आउटकम कितने हैं भाई, 15 जो है वो 25 से आएगा ना, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 20 और टोटल आउटकम कितने हैं 40। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो आ जाएगा 25, क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो 25 जो है वो फेवरेबल आउटकम्स हैं, 25 जो है फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो ये 25 डिवाइड बाई 40, 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 8 जा 40, 5/8 इज द राइट आंसर। एंड फॉर द सेकेंड केस, जब वो पूछ रहा है, सेकेंड केस में क्या पूछ रहा है, देखो इस केस में पूछ रहा है, ठीक है, बॉय के लिए, तो इस केस में क्या होगा वो लिखो, ठीक है, इस केस में लिख लेते हैं पहले, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 15/40, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये हैं 15 और टोटल तो 40 है ना, तो टोटल जो है वो 40 है, 5 से काटो, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, तो 3/8 इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्लास 10th का जो सिलेबस है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अपने जो भी डाउट हैं, जिस चैप्टर के भी डाउट है, आप पूछ सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, तो सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए, आप प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। थैंक यू।